Hello and welcome to Inspiring Minds Biology lecture by Dr. Harmendra. This is the second lecture for the class +1 and we were discussing the topic the living world. Okay, अब हम फटाफट एक क्विक रिकैप कर लेते हैं पहले लेक्चर का। हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किए थे कुछ प्रॉपर्टीज लिविंग की एंड इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने लिविंग्स को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट करने की कोशिश की थी। कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हमने देखे थे जिनकी वजह से हम इन दोनों ग्रुप्स को बाइफर्केट कर सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज में जो कॉमन प्रॉपर्टीज या डिफाइनिंग फीचर्स हमने देखे थे वो मेटाबॉलिज्म था, वो ग्रोथ थी, वो रिप्रोडक्शन था एंड और भी कैरेक्टर्स जैसे कि सेंसिटिविटी, अडेप्टेशंस, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। जिन्होंने ये लेक्चर मिस किया है वो इसको एक क्विक रिकैप के फॉर्म में पिछले लेक्चर को रेफर कर सकते हैं एंड जिन्होंने ऑलरेडी ये देखा हुआ है वो आगे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमने जो नया टॉपिक करना है दैट इज जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। अगर मैं जनरल क्लासिफिकेशन की बात करती हूँ तो हमने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनको डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज करना है। अब हम जब भी किसी चीज़ को कैटेगराइज करते हैं तो हम कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जिसको हम समझ के उस हिसाब से क्लासिफिकेशन को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, सो कुछ ऐसे बेसिक पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे हम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर रहे हैं वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, तो पहला पैरामीटर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन के हिसाब से अगर मैं एनिमल ग्रुप्स की बात करूं तो इनको मैंने 2 बेसिक ग्रुप्स में बाइफर्केट कर देना है। पहला ग्रुप है ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स एंड दूसरा ग्रुप है ऑस्मो रेगुलेटर्स। ये जो वर्ड ऑस्मो है, इस ऑस्मो का मतलब है ऑस्मोटिक। ठीक है, अगर मैं ऑस्मो की बात करती हूँ तो ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे देयर इज एक्सचेंज ऑफ लिक्विड्स या फ्लूइड्स फ्रॉम हायर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, एंड इस ऑस्मोसिस के लिए एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना बहुत ज़रूरी है। अब इस ऑस्मोसिस के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने 2 टर्म सीखने हैं, ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। अब ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी आइसोऑस्मोटिक है आउटर एनवायरनमेंट के हिसाब से उनको हम ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स कहते हैं। ठीक है, जितने भी मरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं वो इस कैटेगरी में फॉलो करते हैं। लेकिन जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं इनके केस में जो बॉडी है वो आइसोटोनिक नहीं है। अब हमने क्या कैरेक्टर पढ़ा है आइसोटोनिक कंडीशंस का? आइसोटोनिक कंडीशन में क्या होता है, जितना भी एक्सचेंज है वो होता ज़रूर है बट द नेक्स्ट चेंज इज ज़ीरो। लेट्स से अगर 2 मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ हैं और 2 अंदर की तरफ है तो नेट चेंज इज ज़ीरो। सेम वेज ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी नॉन आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक नहीं है, तो फिर उनमें 2 कंडीशंस डेवलप हो सकती है, या एंडोस्मोसिस होगी या एक्सोस्मोसिस होगी। सो ये एंडोस्मोसिस एंड एक्सोस्मोसिस किस पे डिपेंड करेगी? सोल्यूशन के नेचर पे। अगर सोल्यूशन हाइपोटोनिक है तो एक्सेस ऑफ वाटर बाहर डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर सोल्यूशन हाइपरटोनिक है तो एक्सेस ऑफ वाटर अंदर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो अब डिपेंडिंग ऑन दी डिफरेंसेस कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो चीज़ों को ऑस्मो रेगुलेट कर सकते हैं। उनकी बॉडी आइसोटोनिक नहीं है बट वो कंडीशन के हिसाब से चीज़ें ईदर सोल्यूशन में ऐड करके या डिस्चार्जेस को इन वर्ड लेकर ये काम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑस्मो रेगुलेशन के हिसाब से हमने क्या 2 टॉपिक समझने हैं, ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स के जो कॉमन एग्जांपल हैं दोज आर जॉलस फिशेस जो कि क्लास इग्नाथा में आती हैं, देन कोलिकैंथ एंड कुछ मरीन इनवर्टिब्रेट्स। एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स में आते हैं जितने भी फ्रेश वाटर या मरीन एनिमल्स हैं, इवन ह्यूमंस भी ऑस्मो रेगुलेटर्स में आएंगे। ठीक है, ओके, अगर हम नेक्स्ट पैरामीटर की बात करें तो नेक्स्ट पैरामीटर जो हमने डिस्कस करना है दैट इज बॉडी टेम्परेचर। अब इस बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से
हमने ऑर्गेनिजम्स को एक्टोथर्मिक या एंडोथर्मिक कहना है, ठीक है। तो दो कैरेक्टरिस्टिक टाइप्स क्या है बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से, एक्टोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्टोथर्मिक एनिमल्स वो होते हैं जिनमें जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन्ड रहता है, ठीक है। लेकिन ये मेंटेनेंस कहाँ से होती है, एनवायरनमेंट से। लेट्स से अगर बाहर ठंड ज़्यादा है, बॉडी टेम्परेचर विल बी कूलर। अगर बाहर गर्मी ज़्यादा है, बॉडी टेम्परेचर विल बी हायर। तो ऐसे एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर हीट एनवायरनमेंट से लेकर मेंटेन करते हैं, उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम एक्टोथर्मिक या पाइकेलोथर्म या कोल्ड ब्लडेड कहेंगे, ठीक है। अब इसमें जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं दैट इज डेजर्ट लिजर्ड, ठीक है। जो सेकेंड वेरिएंट है दैट इज एंडोथर्मिक। अब ये जो एंडोथर्मिक एनिमल्स हैं, ये बॉडी के अंदर ही हीट जनरेट करते हैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से, एंड अपनी बॉडी को एक एम्बिएंट टेम्परेचर पे, एक फंक्शनल टेम्परेचर पे मेंटेन कर सकते हैं। जो अपने बॉडी टेम्परेचर को खुद मेंटेन कर सकते हैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से, उनको हम एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ऑल्टरनेटिव टर्म हम एंडोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स के लिए होम्योथर्मिक या वार्म ब्लडेड भी पढ़ते हैं। ह्यूमंस, मैमल्स इसी कैटेगरी में फॉलो करते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेकर इस चीज़ को समझ सकते हैं। लेट्स से बाहर बहुत ठंड है, क्या होगा, हम स्वेटर्स पहन सकते हैं, बट दिस इज नॉट द मैकेनिज्म और मेटाबॉलिज्म। लेकिन जब ज़्यादा ठंड लगती है क्या होता है, हमारी बॉडी शिवर करती है। इस शिवरिंग से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा तो क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाएगा। दैट मीन्स वो जो चिल है, वो चिल में बॉडी की मूवमेंट अपने आप उस टेम्परेचर को बैलेंस करने की कोशिश करती। सेम वे अगर मैं गर्मी की बात करती हूँ, जब मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो बॉडी हीट को कैसे लूज करती है, बाय स्वेटिंग। एक्सेस ऑफ स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग होने की वजह से वो जो स्वेट है जब इवापोरेट हो जाएगा तो वो मेरी बॉडी को कूल ऑफ कर सकेगा, ठीक है। सो एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, एंड द कॉमन एग्जांपल्स आर बर्ड्स एंड मैमल्स। अगर मैं इन बॉडी टेम्परेचर्स की बात करती हूँ तो इस केस में हमने दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स सीखने हैं, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। देखो, एंडोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो भले ठंड हो भले गर्मी हो, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स को बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं। क्यों? क्योंकि अगर बाहर बहुत हीट है तो उनका ब्लड बॉयल हो जाएगा, अगर बाहर बहुत ठंड है तो वो ब्लड फ्रीज हो जाएगा। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या करना पड़ेगा, टेम्प्ररी फेज के लिए अपने आप को कहीं पे छुपाने की ज़रूरत पड़ सकती है, कहीं पे इनएक्टिवेट होने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपने देखा होगा कि आपको विंटर्स में लिजर्ड्स दिखती हैं, नहीं वो नहीं दिखती। वो क्या करती हैं, वो किसी भी क्रेविस में जाके छुप जाती हैं जहाँ पे बाहर का टेम्परेचर का कोई इफेक्ट तो उनकी बॉडी पे ना पड़े। किसी वार्म से क्रेविस में छुपने की वजह से उनका जो बॉडी का ब्लड है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे मेंटेन रहता है और बाहर की ठंड से वो अपने आप को सेव कर सकती है, ठीक है। सो अगर मैं एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स की बात करती हूँ तो वो अपने आप को सेव करने के लिए दो तरह की स्लीप मोड्स पे जा सकते हैं। एक जो वो विंटर्स में करेंगे, एक जो उनको समर्स में करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर विंटर सीजन्स में कोई ऑर्गेनिज्म स्लीप पे या डोर्मेंसी में जाता है तो उसको हम हाइबरनेशन कहते हैं, एंड अगर यही डोर्मेंसी का मेथड हम समर्स में अप्लाई करते हैं देन द प्रोसेस इज कॉल्ड एस्टिवेशन। अब इस टर्म एस्टिवेशन को हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे लर्न करना है, एंड इसको कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये सेम वर्ड विद सेम स्पेलिंग हमने आगे मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ना है, और वहाँ पे इस एस्टिवेशन का मतलब हो जाएगा अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर, ठीक है। बट दिस एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन इज यूज टुगेदर, एंड उस एस्टिवेशन के लिए हम अलग क्लूज पिक करेंगे जब मैंने उसके आंसर की बात करनी है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर वी हैव एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिज्म, एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म। Endothermic organism can maintain their body heat. Ectothermic organism may either go to hibernation or estivation to save themselves, right?
ओके, अब हम थर्ड पैरामीटर की बात करते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट। अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स या फ्रेश वाटर में रह सकते हैं या मरीन वाटर में रह सकते हैं, ठीक है। इन हैबिटेट्स में रहने के बेसिस पे या इनकी माइग्रेशन के बेसिस पे हमने दो इम्पॉर्टेंट टर्म सीखने हैं, एनाड्रोमस एंड कैटाड्रोमस। एनाड्रोमस फिशेस लिव करती हैं और मैच्योरिटी अटेन करती हैं मरीन वाटर में, ठीक है। लेकिन जब उन्होंने ब्रीड करना होता है तो वो मरीन वाटर छोड़ के फ्रेश वाटर की तरफ मूव करती हैं। दैट मीन्स अगर एक सैल्मन है, सैल्मन इज द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एन एनाड्रोमस फिश। ये सैल्मन अपने लाइफ स्पैन का मैक्सिमम पोर्शन, मैच्योरिटी वाला सारा टाइम कहाँ बिताती है, मरीन या सी वाटर में। लेकिन जब इसने ब्रीड करना है तो इसे कहाँ मूव करना होगा, मिटिगेट करना होगा फ्रेश वाटर पे, ठीक है। कैटाड्रोमस इज अपोजिट ऑफ एनाड्रोमस। तो कैटाड्रोमस फिशेस कहाँ रहेंगी, फ्रेश वाटर में, वहाँ पे इसकी मैच्योरिटी होगी। लेकिन जब ब्रीडिंग सीजन आएगा दे विल माइग्रेट टू ओशंस या मरीन वाटर, ठीक है। सो ईल्स आर कैटाड्रोमस, एनाड्रोमस एग्जाम्पल इज सैल्मन। एक्वेटिक हैबिटेट के हिसाब से वी हैव टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, एनाड्रोमस एंड कैटाड्रोमस। Okay, and the fourth parameter that we discussed now is on the basis of salinity. अगर मैं salinity की बात करती हूँ तो salinity क्या होता है, salinity means soil में salt की content, ठीक है। तो अगर मैं फिशेस की बात करूँ तो कुछ फिशेस ज़्यादा सॉल्टीनेस को बर्दाश्त कर सकती हैं, कुछ है जो ज़्यादा सॉल्टीनेस बर्दाश्त नहीं कर सकती। सो सैलिनिटी के बेसिस पे हमने दो ग्रुप्स क्रिएट करने हैं, स्टीनोहलाइन एंड यूरिहलाइन। स्टीनो मीन्स नारो, जहाँ पे भी ये टर्म स्टीनो लग जाएगा आपने इसका मतलब क्या इन्फर करना है, नारो। यहाँ पे इसके पीछे सफिक्स क्या लगा है, हलाइन। सो स्टीनोहलाइन मीन्स नैरो सैलिनिटी। सो ऐसे फिशेस जो कम वेरिएशन सैलिनिटी में बर्दाश्त कर सकते हैं उनको हम स्टीनोहलाइन कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसी फिशेस भी हैं जो ज़्यादा वाइड वेरिएशन को भी टॉलरेट कर सकते हैं, उनको हम यूरिहलाइन कहेंगे, ठीक है। सो फिशेस दैट कैन टॉलरेट ओनली अ नैरो रेंज आर कॉल्ड स्टीनोहलाइन। दोज which can tolerate a wide range of salinity, they are called euryhaline, right? So we have discussed the four basic criteria जिससे हमने animals को classify करना है, right? अब हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल मीन्स लिविंग, डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। तो इस टॉपिक में हमने डिस्कस करना है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, वैरायटी है। आप अगर डेजर्ट्स में चले जाओगे तो वहाँ पे आपको कैसे ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, क्या वही सेम ऑर्गेनिज्म आपको हिली एरियाज में भी मिलेंगे, क्या सिमिलर ऑर्गेनिज्म हमें प्लेन्स में भी मिलेंगे, नहीं। सो अगर मैं डाइवर्सिटी की बात करूं तो जिस तरह से हैबिटेट चेंज होता है डाइवर्सिटी भी चेंज हो जाती है, ठीक है। और अलग अलग जोन्स में आपको अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को डिफाइन करने की बात करती हूँ तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज नथिंग बट द डाइवर्सिटी ऑफ एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब दैट इंक्लूड्स बोथ द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रेजेंट ऑल ओवर द अर्थ, ठीक है। अगर मैं जोग्राफिकल लोकेशंस के हिसाब से बात करूं तो हर एक जोग्राफी का अपना फ्लोरा एंड फौना है। फ्लोरा मीन्स प्लांट, फौना इज एनिमल्स, ठीक है। अगर मैं डेजर्ट की बात करूं तो डेजर्ट में कैक्टाई जैसे प्लांट, अकेशिया जैसे ट्रीज या कैमल्स जैसे एनिमल्स ज़्यादा मिलेंगे। हिली एरियाज में यू विल फाइंड कॉनिफरस ट्री एंड यास जैसे एनिमल्स, ठीक है। सो जैसी जोग्राफिकल लोकेशन होगी उस तरह का फ्लोरा एंड फौना वहाँ पे मिलेगा।
जितनी डाइवर्स हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन है उतनी ही डाइवर्स हमारी वैरायटी है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन। अब मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो डाइवर्सिटी जब इतनी ज़्यादा है तो मैं इतनी सारी डाइवर्सिटी याद कैसे रख सकती हूँ। चीज़ों को याद रखने के लिए अगर मैं उनके ग्रुप्स बना लूँ तो उनकी रिटेंशन इज कंपैरेटिवली इजी। लेट्स से बहुत मिलियंस ऑफ प्लांट स्पीशीज है, बहुत ही मिलियन वेरिएंट्स है एनिमल्स के या इंसेक्ट्स के या बैक्टीरिया के। अब इतनी सारी चीज़ें हम कैसे कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली स्टडी को फैसिलिटेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने साइंटिफिक नेम दिए हैं। ठीक है। कुछ और भी तरीके डिवाइस किए हैं जिससे हम उनको क्लासिफाई कर सकें, उनकी हम ग्रुपिंग कर सकें और ग्रुप करने के बाद उनको स्टडी करना हमारे लिए कंपैरेटिवली ईजियर हो जाएगा। So classification is what? It is a process by which anything is grouped into convenient categories. अब ये जो कैटेगरीज बनाई हैं वो हमने कैसे बनाई हैं? कुछ कैरेक्टर्स को अपने दिमाग में रखें। ठीक है। सो उनकी रिलेशनशिप, उनकी एफिनिटी, बाहर से वो कैसे दिखते हैं, इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान रखकर हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है। तो अगर मैं मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो ये शुरू हुई थी 1758 में। शुरू किसने की थी? कार्लस लीनियस ने। लीनियस कौन थे? एक स्वीडिश बॉटनिस्ट, और इन्होंने ये सारी चीज़ें अपनी बुक में पब्लिश की थी एंड द नेम ऑफ द बुक इज सिस्टमे नेचुरे। ठीक है। तो अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो क्लासिफिकेशन में हमने क्या डिस्कस करना है कि क्लासिफिकेशन क्यों करनी है। क्लासिफिकेशन क्यों करनी है? ताकि इनको पढ़ना समझना कन्वीनियंट हो जाए। क्यों? क्योंकि क्लासिफिकेशन में ग्रुपिंग होगी और ग्रुपिंग की वजह से कैरेक्टर को रिटेन करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है। तो ये साइंटिफिक तरीके से डिवाइस किया गया मेथड है और इस मेथड से हमने डिफरेंट ग्रुप्स एंड कैटेगरीज क्रिएट किए हैं जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी जो है हम उनको इजीली पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। राइट। नेक्स्ट जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है कि क्लासिफिकेशन है कितने टाइप की। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो हमारे पास 3 बेसिक टाइप्स हमने सीखने हैं क्लासिफिकेशन के। और जो सबसे पहला एंड सबसे बेसिक रॉ वेरिएंट है क्लासिफिकेशन का उसको हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। अब आर्टिफिशियल है दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा साइंटिफिक पुटिंग नहीं है, कुछ बेसिक से चीज़ों पर हमने चीज़ों को कैरेक्टराइज करने की कोशिश की है, उनके ग्रुप्स बनाने की कोशिश की है। सो ये क्लासिफिकेशन ऐसे कैरेक्टर्स को ध्यान रख के बनाई गई है जहाँ पे हमने सिर्फ कुछ सिंपल से ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स देखने हैं और उसके हिसाब से चीज़ों को क्लासिफाई कर देना। वो क्लासिफिकेशन उनके हैबिट के हिसाब से हो सकती है, वो कलर के हिसाब से हो सकती है, वो सिमिलर फीचर के हिसाब से हो सकती है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को हम लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है। सो किसी आर्बिट्री से ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के हिसाब से अगर मैं चीज़ों को क्लासिफाई कर रही हूँ तो ये कौन सी क्लासिफिकेशन हो जाएगी? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ठीक है। लेकिन अगर मैं चीज़ें आर्टिफिशियल हैं तो चीज़ें नेचुरल भी होंगी। द सेकेंड वेरिएंट ऑफ क्लासिफिकेशन है गोज नेचुरल क्लासिफिकेशन। ठीक है। अगर मैं नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात करती हूँ तो यहाँ पे हमने ओवरऑल सिमिलैरिटीज, एफिनिटीज, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, ये सारी चीज़ों को स्टडी करना है। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान रखकर हमने ग्रुप्स बनाने हैं। सो अगर इन सारे फैक्टर्स को बेस करके हम चीज़ें क्लासिफाई करते हैं तो ये सिस्टम कौन सा हो गया? नेचुरल क्लासिफिकेशन। एंड ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर ने। ठीक है। एंड जो थर्ड वेरिएंट है दैट इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक्स। अब हमने फाइलोजेनी क्या होती है? फाइलोजेनी मीन्स जो हमारी इवोल्यूशनरी लाइंस है। ठीक है। तो अगर मैं इवोल्यूशनरी लाइंस को, डिसेंट को देखकर अगर चीज़ों को क्लासिफाई करती हूँ तो ये जो क्लासिफिकेशन है इसको हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहेंगे।
एंड ये क्लासिफिकेशन एंगुलर एंड ट्रांसल सिस्टम या में होती है, ठीक है। तो 3 बेसिक सिस्टम हमने पढ़ने हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक। इन तीनों के साइंटिस्ट जिन्होंने इसे डिवाइस किया था, एंड इनमें किन पैरामीटर्स को हम बेस करके क्लासिफिकेशन करते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक, राइट। ओके, अब हमने जो अगला कॉन्सेप्ट करना है दैट इज नॉमेनक्लेचर। मैंने ग्रुप्स बना दिए, लेकिन इस ग्रुप्स में किसी को पॉइंट आउट करने के लिए अगर मुझे उसका नाम पता हो तो चीज़ें इजी हो जाए। लेट्स से एक क्लास है 60 स्टूडेंट्स की। अब इस 60 स्टूडेंट्स में आई कैन ग्रुप द क्लास इनटू बॉयज़ एंड गर्ल्स, लेकिन जब मैंने पिन पॉइंट करना है किसी पर्टिकुलर पे तो ऑब्वियसली आई नीड टू नो द नेम। सो नॉमेनक्लेचर इज द मैकेनिज्म जिससे हम ऑर्गेनिज्म को नेमिंग देते हैं। अब ये जो नेमिंग है, ये नेम थ्रू आउट दी वर्ल्ड सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये जो पैरामीटर्स हैं इनके हिसाब से नॉमेनक्लेचर को भी हम अलग अलग कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे, राइट। सो अगर ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूं तो लोकल नेम वेरी करेंगे प्लेस टू प्लेस, लेकिन जो स्टैंडर्डाइज नेम है वो थ्रू आउट दी वर्ल्ड सेम रहेंगे। फ़ायदा क्या है नॉमेनक्लेचर का, उनको हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और उनको हम दूसरों से डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो नॉमेनक्लेचर है इसको भी डिवाइस करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होनी चाहिए, कुछ बॉडी होंगी जो ये काम करती हैं, ठीक है। तो अगर मैं वेरियस कोड्स की बात करूं तो हमारे पास ICBN है। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, दैट मीन्स ये किसके साथ वर्क करते हैं, प्लांट्स के साथ। वी हैव द सेकेंड कोड दैट इज ICZN, दिस इज इंटरनेशनल कोड एंड Z विल स्टैंड फॉर zoological nomenclature, that means we are talking about, yes, animals. ICNB, that is international code of nomenclature of bacteria. ICNCP, that is International Code of Nomenclature for Cultivated Plants, and next is ICTV, International Committee for the Taxonomy of Viruses. देखो ये जितने भी कोड्स हैं ये अलग अलग जोन को नेम करने के पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं। बोटानिकल इज BN, zoological is ZN, NB is for nomenclature of bacteria, NCP is nomenclature for cultivated plants, and TV is taxonomy of viruses. तो हमने ये वेरियस जो कोड्स हैं ये लर्न करने हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको एब्रीविएशन दी होगी, आपने इनको एक्सपैंड करके लिखना होगा, ठीक है, या एब्रीविएशन को करेक्टली आइडेंटिफाई करना होगा। अगर मैं नॉमेनक्लेचर की बात करती हूँ तो नॉमेनक्लेचर में हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट सीखते हैं दैट इज ऑफ वर्नाक्युलर नेम। नाम है वर्नाक्युलर, वर्नाक्युलर मीन्स हमारी लोकल लैंग्वेज। अगर मैं एक ऑर्गेनिज्म की बात करूँ तो एक ऑर्गेनिज्म का एक जोन में नाम ज़रूरी नहीं है कि दूसरी जोन में भी वही नाम हो। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ मैंगो। अगर मैं मैंगो की बात करती हूँ तो इंग्लिश पीपल कॉल इट मैंगो, हिंदी में हम इसे आम कहते हैं, संस्कृत में हम इसे अम्र कहते हैं, पंजाबी में हम इसे अम्ब कहते हैं, ठीक है। अब है तो ये एक ही चीज़, बट अकॉर्डिंग टू द रीजन एंड द लैंग्वेज यूज इसका नाम वेरी कर रहा है। तो अगर राम ने आम खाया, हरकीरत ने अम्ब खाया एंड जॉन ने मैंगो खाया, तो क्या ये अलग अलग चीज़ें खा रहे हैं? नहीं, ये एक ही चीज़ खा रहे हैं, बट ये थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं वर्नाक्युलर लैंग्वेज की बात करूँ, वर्नाक्युलर नेम्स की बात करूँ, तो ये नेम्स
हमारे लिए यूज़फुल भी हैं और थोड़े से प्रॉब्लमैटिक भी। यूज़फुल क्यों है? लोकल एरिया में वर्नाकुलर लैंग्वेज पॉपुलर होते हैं, लोग इस पे ईजिली समझ सकते हैं, ईजिली रिलेट कर सकते हैं। बट साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए ये वर्नाकुलर नेम्स प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, राइट? लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंगो को हम साइंटिफिक नेम में मैंगिफेरा इंडिका कहते हैं, ठीक है? सो अगर मैं किसी शॉप पे जाके मैंगिफेरा इंडिका मांगती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि शॉपकीपर को ये साइंटिफिक नेम पता होगा, लेकिन अगर आप उसको जाके मैंगो मांगोगे ऑब्वियसली मैंगो उसे पता होगा, ठीक है? सो वर्नाकुलर लैंग्वेज हमारे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इजी है, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए ठीक है, लेकिन अगर साइंटिफिक स्टडीज़ की बात करते हैं तो हमने साइंटिफिक नेम्स को यूज़ करना है। अब ये जो साइंटिफिक नेम्स है इनके पीछे कोई अग्रीड प्रिंसिपल है, कोई क्राइटेरिया है जिसकी वजह से ये ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्हीं तरीक़ों से जाने जाते हैं, ठीक है? तो अगर मैं साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर की बात करती हूँ, इसमें हम अलग अलग सिस्टम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर के। पहला तरीका है पॉलिनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है? अब ये जो पॉलिनॉमियल है, नाम है पॉलिनॉमियल, पॉली मीन्स बहुत सारे। इस तरह की कंडीशन में हमने लैटिन डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स यूज़ करके बहुत लंबे लंबे नाम दे दिए। अब लंबे नाम है तो समझने में डिफ़िकल्टी होगी, याद रखना हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। सो ये जो तरीका है नॉमेनक्लेचर का, ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है। अगर साइंटिफिक तरीके में ये तरीका यूज़र फ्रेंडली नहीं है तो फिर हमारे पास और भी बेटर टेक्निक्स आएंगी, ठीक है? अब जो नेक्स्ट वेरिएंट हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ये जो सिस्टम है इसमें हमने 3 नाम देने हैं। पहला गोज़ टू जीनस, सेकेंड इज स्पीशीज एंड जो लास्ट है वो सब स्पीशीज को डिस्क्राइब करता है, ठीक है? यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस में होमो इज जेनेरिक नेम, सेपियंस इज स्पीशीज नेम एंड सेपियंस ये वाला सेपियंस सब स्पीशीज है, ठीक है? तो ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में हमने 3 डिफरेंट वर्ड्स पढ़ने हैं, राइट? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जो सबसे रिकग्नाइज्ड मेथड है दैट इज ऑफ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। नेम itself is indicated by means two, giving two name to organism is binomial nomenclature। अब मैं बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर की एस्टैब्लिशमेंट की बात करती हूँ तो ये स्वीडिश नेचुरलिस्ट कार्लस लीनियस ने एस्टैब्लिश किया था, बट इसकी फर्स्ट प्रोपोजिशन आई थी कैस्पर बोहेन से, ठीक है? लीनियस ने कुछ प्रिंसिपल दिए थे बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के जो उनकी बुक में भी आए हैं, एंड इस बुक में बहुत सारे प्लांट्स के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। फिर एक बाद में और एक बुक आई है सिस्टम नेचुरा, उसमें बहुत सारे एनिमल्स को भी डिस्क्राइब किया है। तो बेसिकली अगर मैं बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के क्रेडिट की बात करती हूँ तो दिस वाज गिवन बाय कार्लस लीनियस। हम इसके प्रपोजर को एज सच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए याद रख सकते हैं, बट ही इज जस्ट अ प्रपोजर, नॉट द पर्सन हु एस्टैब्लिश्ड इट, ठीक है? अब नाम है बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, दैट मीन्स हमने एक ऑर्गेनिज्म को जो नाम देना है उसके 2 पार्ट्स होंगे, ठीक है? ये जो 2 पार्ट्स हैं इन पार्ट्स को हम एपिथेट्स कहते हैं। जो जीनस को इंडिकेट करता है दैट इज कॉल्ड जेनेरिक एपिथेट, एंड जो स्पीशीज को इंडिकेट करता है दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है? तो अगर मैं बोटानिकल नेम की बात करूँ, मैंगो इज दी वर्नाकुलर नेम जो कॉमन नेम है। अब इस मैंगो को हमने क्या बोलना है? मैंगिफेरा इंडिका। अब इस मैंगिफेरा इंडिका के पीछे देखो यहाँ पे मैंने लिन भी लिखा है, ठीक है? अब ये जो लिन है ये क्या इंडिकेट करा? मैंने कहा बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर में 2 नाम होने चाहिए, 2 नाम मतलब कि जीनस एंड स्पीशीज। तो जीनस अगर मैंगिफेरा है, इंडिका उसकी स्पीशीज है, तो लिन क्या है, ठीक है? ये जो लिन है ये इंडिकेशन है उस साइंटिस्ट का जिसने ये नाम सजेस्ट किया था, ठीक है? सो मैंगिफेरा इंडिका वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय लिन
इसीलिए हम इसको बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से जब लिखते हैं, वी राइट मैंगीफेरा, इंडिका, लिन. मैंगीफेरा इज generic epithet, indica is specific epithet, and lin represents the name of the scientist. ठीक है. अब ये जो नॉमेनक्लेचर है, क्या ये हेवाई किए जाते हैं? नहीं, इनके पीछे भी कोई पैटर्न है, कोई तरीका है, कुछ रूल्स हैं जो हमने फॉलो करने हैं. तो अब इस स्लाइड में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं वो रूल्स जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर करते समय हमने ध्यान में रखने हैं. ठीक है. तो पहला नाम या पहला रूल क्या है? जो नेम है दैट शुड बी इन ग्रीक और लैटिन, यूजुअली लैटिन, क्योंकि लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज एंड वेरी मच रिकमेंडेड बाय कार्लस लिनियस. ठीक है. दूसरी चीज, जो जेनेरिक नेम है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होती है. ठीक है. सो इफ आई राइट मैंगीफेरा, मैंगीफेरा का एम शुड बी कैपिटल. ठीक है. पहले जीनस आएगा, जेनेरिक एपिटेट आएगा, तो वी राइट मैंगीफेरा फर्स्ट, एंड इस मैंगीफेरा के साथ फॉलो करता है स्पीशीज नेम दैट इज इंडिका, एंड इंडिका का आई should never be capital, it always begins with a small letter. ठीक है. सो हम इस सेकेंड रूल को फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं. जेनेरिक नेम कैपिटल से शुरू होगा, स्पेसिफिक नेम स्मॉल लेटर से शुरू होगा. ठीक है. सो मैंगो के केस में मैंगीफेरा का एम इज कैपिटल, इंडिका का आई इज स्मॉल. साइंटिफिक नेम जब भी हम लिखते हैं उसके लिए हमने थर्ड रूल भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हमने हैंड रिटन चीज़ों को अंडरलाइन करना है, और अगर मैं चीज़ों को टाइप कर रही हूँ तो वहाँ पे ये नेम्स इटैलिसाइज्ड होंगे. दैट मीन्स व्हेन आई राइट मैंगीफेरा इंडिका, I write Mangifera indica and I underline them, both the generic epithet and the specific epithet. ठीक है, सेपरेटली. लेकिन अगर मैं टाइप कर रही हूँ तो हम इसे इटैलिक्स में ही प्रिंट करेंगे. राइट. और जिसने ये नाम दिया है उसको हम एब्रीविएटेड फॉर्म में उसके पीछे ऐड भी करेंगे. ठीक है. और ये भी ध्यान रखना है कि जो जेनेरिक नेम है और स्पेसिफिक नेम है, इन दोनों के बीच में एक गैप, एक स्पेस होना चाहिए. और जब हम हैंड रिटन करेंगे तो हमने एक साथ अंडरलाइन नहीं करना इन्हें, हम इन्हें सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे. अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके लिए, दैट इज टॉटोनिम. इस एग्जाम्पल को रीड कीजिए. यस, रैटिस रैटिस. क्या आप बता सकते हैं इसमें से जेनेरिक कौन सा है और स्पेसिफिक कौन सा? ऑब्वियसली हम अगर रूल्स को ध्यान रखें तो पहला रैटिस क्योंकि कैपिटल से शुरू हो रहा है दैट इज जेनेरिक. दूसरा रैटिस क्योंकि स्मॉल से शुरू हो रहा है तो हम उसे स्पेसिफिक एपिथेट कहेंगे. राइट. बट इस केस में क्योंकि जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम दोनों ही सेम है, इस तरह के नॉमेनक्लेचर को हम इन टर्म्स को क्या कहेंगे? टॉटोनिम्स. वी हैव मेनी मोर एग्जाम्पल्स जो टॉटोनिम के एग्जाम्पल्स हैं. ध्यान क्या रखना है हमने इस कॉन्सेप्ट में, जब भी हम टॉटोनिम की बात करेंगे तो उसमें जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी एग्जैक्टली सेम. Generic will obviously be written with the capital alphabet and specific with the small alphabet. Right? जैसे रैटिस रैटिस है, वैसे हमारे पास और भी एग्जाम्पल है, जैसे नाजा नाजा. नाजा नाजा इज अगेन अ टॉटोनिम. ठीक है. सो दिस इज the concepts that we'll be dealing today. Hope you understand everything. You can go through the previous slides and come back to the final lecture again if you have missed the first slide, and keep watching and wait for the next one. Thank you.